कक्षा 9 के विद्यार्थियों का जीआईएस की ऑनलाइन स्टडी में मैं रामपाल भारती एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने गद्य भाग में 5 चैप्टर पूर्ण कर लिए हैं और 2 चैप्टर अपने और बचे हैं। पद्य भाग में अपन ने 4 चैप्टर पढ़ लिए थे। आज 5वां चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक तो बाद में बात करेंगे, जिसका शीर्षक है चंद्रघना से लौटती बहर। लेखा किसने है उनकी चर्चा करेंगे। केदारनाथ अग्रवाल। देखिए, केदारनाथ अग्रवाल एक ऐसे कवि के रूप में जाने जाते हैं जो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति, किसान के अंतर्मन की बात को वो पहचानते हैं, देश की कृषि संस्कृति से बेहद लगाव करते हुए प्रतीत होते हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हुए हैं, मगर देश की कृषि संस्कृति से उनका बेहद लगाव रहा है। वे उपभोक्तावाद की संस्कृति से बाहर निकलकर एक देश को कृषि संस्कृति से जोड़ने के पक्ष कर रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल के जीवन की बात करें तो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। कब हुआ? 1911। देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट के बांदा जिले के गांव कमासिन में केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ और 1911 में हुआ। 1911 में अभी मुझे याद आ रहा है 2 साहित्यकारों का जन्म और हुआ है, जिनमें एक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका जीवन काल रहा है 1911 से 1987, जो प्रयोगवाद के जनक कहे जाते हैं। और 1911 में एक और देश के चर्चित लेखक और कवि रहे हैं, जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म भी 1911 से 1993 जीवन काल रहा है। और ये पहले किसके थे? उर्दू के कवि थे, उर्दू के लेखक थे। बाद में ये कहाँ आए? हिंदी में आए। हिंदी में लाने का श्रेय किन्हें जाता है? हालावाद के जनक हरिवंश राय बच्चन को। तो 1911 अज्ञेय का जन्म, 1911 बहादुर शमशेर बहादुर सिंह का जन्म और 1911 ही केदारनाथ अग्रवाल का जन्म। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील हैं, है ना। पेशे से वकील मतलब है, अर्थात उनका व्यवसाय क्या? पेशा का मतलब है व्यवसाय से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है और सन 2000 में केदारनाथ अग्रवाल का देहांत हो गया। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं हैं: नंबर 1 नींद के बादल, नंबर 2 युग की गंगा, 3 फूल नहीं रंग बोलते हैं, 4 आग का आईना, 5 पंख और पतवार, 6 हे मेरी तुम, 7 मार प्यार की थापें और 8 कहे केदार खरी खरी। उनके प्रमुख काव्य कृतियां, ये कौन सी है? कविताएं हैं, कविताओं की बुक्स हैं ये। कौन कौन सी? हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, आग का आईना और पंख और पतवार, नींद के बादल, ये सभी उनकी काव्य कृतियां हैं। उन्हें पुरस्कार मिले हैं: नंबर 1 सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, 2 साहित्य अकादमी पुरस्कार, अर्थात देश का 2 नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसका नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में देश का पहला पुरस्कार कौन सा है सबसे बड़ा? उसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और नंबर 2 पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों पुरस्कारों से नवाजा गया था। जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि गांव की मिट्टी से जुड़े व्यक्ति हैं केदारनाथ अग्रवाल, और जनसामान्य के संघर्ष को अपनी कविताओं में उभारा है केदारनाथ अग्रवाल ने। साथ ही किसको उभारा है? प्राकृतिक सौंदर्य को, नेचुरल ब्यूटी को उन्होंने अपनी कविताओं का विषय बनाया है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है। यथार्थवादी अर्थात प्रकृति को लेकर कोई आदर्श वाली बातें नहीं की है, कोई आडंबर वाली बातें नहीं की हैं, बल्कि रियलिटी को उन्होंने अपने कविताओं का विषय बनाया है। जिसमें क्या मिलेगा आपको? जिसमें मिलेगा शब्दों का सौंदर्य, ध्वनियों की धारा और स्थापत्य की कला। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की मुख्य विशेषताएं बताइए, प्रश्न बन सकता है। तो आप लिखेंगे कि
कि कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति का यथार्थ रूप व्यक्त होता है, साथ ही उनमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला है। ये बातें केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में पाई जाएगी। और क्या है, उनकी कविताओं में संगीतात्मकता है और उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता उभर कर प्रकट होती है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन का मतलब है डेली रूटीन का जीवन, हमेशा का जीवन, दैनिक दिनचर्या का जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में व्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। यह केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की मुख्य विशेषता है। अर्थात क्या बताया है, कवि की कविताओं में आपको बिंब मिलेंगे। बिंब का अर्थ क्या होता है? बिंब का अर्थ होता है इमेज। जैसे जैसे कविता आप कवि की पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इमेज बनती जाएंगी। और देखो, बहुत ही साफ सुंदर कविता, बहुत ही अच्छी कविता आपके बोर्ड पर नजर आ रही है। आपको डिजिटल ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आप घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले रहे हैं। सुनील लोलन सर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चंद्र गहना से लौटती बेर। चंद्र गहना एक स्थान का नाम है। जैसे मान लो गुडागुड़जी स्थान का नाम है, झुंझुनू स्थान का नाम है, इसी प्रकार से चंद्र गहना किसी स्थान का नाम है। वहां से कवि लौट रहा है। बेर का मतलब है समय, बेर का मतलब है समय, अर्थात चंद्र गहना से लौटते समय। देखिए, कवि शहर गया हुआ था और शहर में ही रहता है, वकालत करता है तो शहर में रहता है, लेकिन कभी किसी कारणवश गांव आता है। चंद्रगहना से कहाँ आता है? गांव आता है। और जब वो गांव आता है तो उन्हें गांव की मिट्टी की खुशबू, गांव के तालाब, गांव के खेत खलिहान, किसान मजदूर आदि का सरल सादगी युक्त जीवन जब वापस देखने को मिलता है तो उनकी आंखें भर आती हैं। और कभी गांव पहुंच भी नहीं पाता कि बीच में बैठ जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य उन्हें बैठा लेता है और वो बैठ जाते हैं और बैठे बैठे कविता लिखते हैं। और वो क्या लिखते हैं देखते हैं। कवि क्या कहता है? देख आया चंद्र गहना, अर्थात उस शहर कोई जहाँ भौतिकवाद में उलझा था, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े उद्योग है और बड़े बड़े अमीर रईसों का शहर है, मैं देख आया। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कभी एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है, यानी बाड़ जिसको बोलते हैं अपन राजस्थानी में। खेत की एक बाड़ पर बैठ जाता है, सीमा पर, जिसको हम मेड़ को क्या बोल सकते हैं? सीमा या बाड़। एक बीते के बराबर, बीते का मतलब है बालिश्त। बालिश्त जानते हैं आप? जैसे बिलान, किसी लकड़ी को नापते हैं आप, 1 बिलान, 2 बिलान, 3 बिलान, इस प्रकार से। और जिसकी जो कितनी बड़ी होती है, लगभग 22.5 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 22.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है एक बालिश्त। तो कवि क्या कह रहा है? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, यह हरा ठिगना चना। कवि क्या कह रहा है कि मैं एक मेड़ पर बैठ जाता हूँ, एक बाड़ पर बैठ जाता हूँ और मैं देख रहा हूँ एक बीते के बराबर, लगभग 1 बिलान के बराबर, एक बालिश्त के बराबर, या लगभग 22.5 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर के बराबर एक क्या है? ठिगना। ठिगना जानते हैं आप? बोना सा, छोटा सा, जिसका कद छोटा हो। कौन सा पौधा? चना। देखिए, कवि कैसा कवि है? यथार्थवादी कवि है, प्रकृति से जुड़ा कवि है। बॉलीवुड की तरह नहीं है कवि। बॉलीवुड वाले गीत बना देते हैं, जोरा जोरी करे चने के खेत में। चने के खेत में जोरा जोरी हो सकती है जब चने की हाइट इतनी होती है, कितनी? 22.5 सेंटीमीटर। तो क्या वहाँ जोरा जोरी हो सकती है? अर्थात गायकार को पता ही नहीं है कि चना का पौधा कितना बड़ा होता है। यहाँ कवि को पता है कि चना का पौधा कितना बड़ा है,
उसने बताया एक बीटे के बराबर। वो कैसा है? हरा है। वो कैसा है? ठिगना है, बोना सा है। बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा का मतलब है पगड़ी, शीश का मतलब है सिर पर। देखो, कभी आप भी चने के खेत में जाया करो, इतने भौतिकवाद में आप भी मत उलझा करो, गांव की संस्कृति से, गांव के खेतों से जुड़ा करो। आप पाओगे कि वास्तव में चना है वो अपने सिर पर एक गुलाबी पगड़ी बांध कर बैठता है। अर्थात जब चना 1.5-2 महीने का हो जाता है, और इसको अपन लोकल लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि उसके बगर आता है, उसके फाल आता है, उसके फूल आते हैं, है ना। तो उस हरा चना के पौधे पर गुलाबी गुलाबी फूल आते हैं। क्या आते हैं? गुलाबी गुलाबी फूल आते हैं। उन गुलाबी गुलाबी फूलों को कवि ने किस नाम से संबोधित किया है? पगड़ी। अर्थात जैसे मानो कोई चौधरी, कोई किसान अपने सिर पर गुलाबी पगड़ी बांधकर खेत में बैठा हो, ऐसा कवि को लग रहा है। समझ गए? पूरी कविता किस अलंकार में है? मानवीकरण अलंकार में। किस अलंकार में? मानवीकरण अलंकार। और मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है? जहां निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह व्यवहार करते हुए दर्शाया जाता है, या अपदार्थ वस्तुओं को पदार्थ वस्तु की तरह बताया जाता है, वहां अलंकार कौन सा होता है? मानवीकरण। तो कवि क्या कह रहा है? यह हरा ठिगना चना बांधे मुरेठा शीश पर, अर्थात सिर पर पगड़ी बांधे बैठा है। छोटे गुलाबी फूल का तीसरी विशेषता, गुलाबी गुलाबी फूल कैसे हैं? छोटे छोटे, सजकर खड़ा है। कौन? चने का पौधा सजकर खड़ा है। किस प्रकार से? हरा है, ठिगना है, और अपने सिर पर उन्होंने, किन्होंने? चने ने क्या बांध रखा है? मुरेठा अर्थात पगड़ी बांध रखी है। सजकर खड़ा है, पास से मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली। हटीली का मतलब है जिद्दी। चने के पास में अलसी उगी हुई है जो काफी जिद्दी है। और जिद्दी क्यों बताया है उसको? क्योंकि उसको किसी ने बोया नहीं है, अपने आप उगाई वो। किसके पास? चने के पास। और उगी नहीं आई, बड़ी भी हो गई। डे की पतली, अलसी की विशेषता क्या है? प्रश्न बन सकता है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल ने अलसी की क्या विशेषता बताई है? नंबर 1 कि वो शरीर की पतली है। दे यानी शरीर, अर्थात शारीरिक रूप से काफी पतली है। और कमर की लचीली। दूसरी विशेषता क्या है? कि लचीली कमर वाली है। नील फूले, और उसके ऊपर कैसे कैसे फूल है? नीले नीले फूल। चने पर कैसे फूल है? गुलाबी फूल। फूल को सिर पर चढ़ाकर, नीले फूलों को सिर पर चढ़ाती है। देखो चित्र देखते हैं अपन, चित्र देखते हैं। सुनील जी चित्र दिखाओ। देखो ये है, हरे चने के पास कौन उगी हुई है? अलसी, है ना। अब देखो ये अलसी उगी हुई है चने के पास, और कैसी है? फूल को सिर पर चढ़ाकर, और देह की पतली है, कमर की लचीली है, और साथ ही साथ हठीली भी है, जिद्दी भी है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। कह रही है कौन? अलसी। किसको कह रही है? शायद चने को ही कह रही है। क्या कह रही है? कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। चने के सामने शादी का प्रस्ताव रख रही है। कौन है? अलसी। प्रेम का प्रस्ताव रख रही है। क्या कह रही है? कि जो मुझे छुएगा, जो मेरे हृदय को और स्पर्श करेगा, मैं उसको मेरे हृदय का दान दूं, अर्थात मेरा जीवन समर्पित कर दूं। और यहाँ पर अगर रस की बात करें तो श्रृंगार रस की व्याप्ति हुई है। अलावा इसके कवि की शैली बिंब प्रधान है, इमेज बन रही है दिमाग में हमारे। खड़ी बोली भाषा का सरस प्रयोग, मानवीकरण अलंकार, मुक्तक छंद, और ये शैली कविता में थोड़ी बहुत संगीतात्मकता है। हाँ, अब अलसी तो चने से क्या कर रही है? जो मुझे छुए मैं उसको हृदय का दान दूं।
अब बात सरसों की करता है कवि। क्या कहता है? और सरसों की न पूछो, सरसों की तो पूछो ही मत। क्यों? हो गई सबसे सयानी। सरसों क्या हो गई? अब समझदार हो गई। और सरसों समझदार कब होती है? कोई भी समझदार कब होता है? जब वो यौवन काल में आता है, युवावस्था में आता है। और सरसों युवावस्था में कब आती है? जब उसके पीले पीले फूल आते हैं। कब आती है? पीले पीले फूल उस पर आते हैं, तब वो युवावस्था में आती है। तब वो क्या मानी जाती है? समझदार। सरसों की तो पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए। हाथ पीले करना का मतलब शादी के लिए तैयार होना। सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए, अर्थात उस पर पीले पीले फूल आ गए हैं। ब्याह मंडप में पधारी। ब्याह के मंडप में पधार चुकी है कौन? सरसों। क्या करके? हाथ पीले करके। क्योंकि वो अब क्या हो गई है? समझदार हो गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया आज। जैसे सरसों से शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए कौन आ रहा है? फाग। फाग यानी फाल्गुन। और फाल्गुन क्या गाता? फाग गाता आ रहा है, अर्थात फाल्गुन के गीत, फाल्गुन के लोकगीत, धमाल क्या कही जाती हैं? फाग। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। और माघ और फाल्गुन के महीने में ही सरसों में पीले पीले फूल आपको दिखाई देंगे। जो फाल्गुन अंतिम महीना है, सबसे सुंदर महीना कहा जाता है फाल्गुन महीना। और फाल्गुन महीना जितना सुंदर कोई महीना नहीं होता भारतीय संस्कृति में। तो यहाँ पर सुंदर महीने के साथ सरसों के विवाह का प्रस्ताव लेखक बता रहा है। लेखक क्या कह रहा है? देखता हूं मैं। कहां से देख रहा है लेखक? आपसे मैं पूछ रहा हूं। लेखक कहां से देख रहा है? खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। कहां से आया है? चंद्रगहना से। क्या देख रहा है? प्राकृतिक सौंदर्य को। स्वयंवर हो रहा है, विवाह हो रहा है, शादी हो रही है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुराग यानी प्रेम, प्रेम रूपी अंचल। अलंकार कौन सा? रूपक। अनुराग अंचल में अलंकार रूपक। इस विजन में अब लेखक इस उपभोक्तावादी संस्कृति, इस नगरीय संस्कृति पर थोड़ा क्षोभ प्रकट कर रहा है, क्रोध प्रकट कर रहा है। और क्या कह रहा है? इस विजन में, अर्थात इस सदी में, इस समय में, दूर व्यापारिक नगर से मैं उस व्यापारिक नगर को, उस शहर की चकाचौंध को छोड़ आया हूँ। उस शहर की भौतिकवादी संस्कृति को छोड़ आया हूँ। उस शहर की मार काट आपाधापी को मैं छोड़ आया हूँ। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और कवि क्या देख रहा है? प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ, अर्थात गांव की भूमि। उस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि, हर गांव की भूमि है वो प्रिय भूमि होती है, जिसमें प्रेम होता है, हरियाली होती है, जिसमें सरसता होती है और जिसमें करुणा होती है, अर्थात जिसमें खेत और खलिहान की समृद्धि होती है। तो ये सब बातें कवि को किसके समान लगती हैं? प्रेम की प्रिय भूमि। और पैरों के तले है एक पोखर। तले का मतलब है नीचे। कवि कह रहा है कि मेरे पैरों के नीचे एक पोखर है। पोखर का अर्थ क्या है? तालाब। उठ रही है इसमें लहरियां। तालाब में पानी की लहर उठ रही है। किसकी? पानी की लहर, तरंग, जिसको और क्या बोल सकते हैं? उर्मी। हाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी। और उस तालाब के नीचे नीचे पैंदे में, नीले तल में कैसी घास उगी हुई है? भूरी भूरी घास उगी हुई है। ले रही वह भी लहरियां, और वह घास भी लहरियां ले रही है, तरंग के साथ बह रही है, उमंग के साथ बह रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता है कई पत्थर किनारे। देखिए, कवि का यहाँ पर साइंटिफिक दृष्टिकोण भी प्रकट हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रकट हुआ है, और कवि को वैज्ञानिक ज्ञान भी है, इस बात का पता चलता है। क्या कहता है कवि? एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा। देखो, दोपहर का समय होता है,
सर्दियों की धूप होती है, आसमान में सूर्य चमक रहा होता है और तालाब के अंदर जब सूर्य की परछाई दिखाई देती है तो वो कैसी दिखाई देगी? वो ऐसी दिखाई देगी मानो तालाब के अंदर चांदी का बड़ा सा गोल खंबा उगा हुआ हो। समझ गए आप? कभी आप पानी के अंदर सूर्य को देखना, एकदम उज्जवल दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा और ऐसा लगेगा कि चांदी का कोई बड़ा सा गोल खंबा उगाया है। और जब आप उस पानी में देखोगे तो आपकी आंखें चकमकाएंगी, चौंधियाँ जाएंगी, अर्थात साफ साफ नहीं दिखेगा, आंखें अपने आप बंद होंगी। है कई पत्थर किनारे, उस तालाब के किनारे कई पत्थर हैं और वो क्या कर रहे हैं? पी रहे चुपचाप पानी। वो पत्थर है कई दिनों से चुपचाप पानी पी रहे हैं, अर्थात अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और कवि क्या कहता है? कवि आगे कहता है, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। पता नहीं इन पत्थरों की प्यास कब बुझ पाएगी, ये तो मैं नहीं जानता, मगर ये कई वर्षों से यहाँ पानी पी रहे हैं। तो इस कविता में हम आज इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट भाग में हम इस पूरी कविता को पढ़ेंगे और तब तक आप इस कविता की अग्रिम पंक्तियाँ, आगे वाली पंक्तियाँ में पढ़कर रहें कि आपको कितना समझ में आता है। पूरी कविता मानवीकरण अलंकार में रचित है और कविता का शीर्षक है चंद्रगहना से लौटती बेर। और कवि ने अब तक हमें बताया है कि वो चंद्रगहना नामक स्थान से आ रहा है और साथ ही खेत के मेड़ पर बैठा वो देख रहा है कि एक हरा ठिगना चना है जो एक बीते के बराबर है, एक बालिश्त के बराबर है। उसके पास ये अलसी उगी हुई है जो काफ़ी हटीली है, देह की लचीली है और कमर की लचीली है, देह की काफ़ी पतली है। और कवि कह रहा है कि सरसों की तो बात ही मत पूछो, वो समझदार हो चुकी है और हाथ पीले करके ब्याह मंडप में पधार चुकी है। अलावा इसके फाग गाता आया मास फागुन, उसके साथ स्वयंवर हो रहा है। ऐसे में प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है और कवि कह रहा है कि इस विजन में मैं दूर व्यापारिक नगर से आज प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ के पास में आ गया हूँ और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि एक तालाब है, चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है और वो आँख को चकमकाता है। इस प्रकार के दृश्यों को हमने आज इस वीडियो में पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।